हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस करंट अफेयर्स वीडियो में, जैसे मीथेन से रॉकेट लॉन्च किया गया है किस देश में, इंपॉर्टेंट बात है ये और क्यों खास है ये। नीति आयोग की एक रिपोर्ट है, गरीब कम हुए हैं उसके बारे में जानेंगे। किस राज्य में सबसे ज़्यादा गरीबी है और किस राज्य में कम है ये भी चर्चा करेंगे। और सैन्य अभ्यास है उसको लेकर और स्पोर्ट्स रिलेटेड कई क्वेश्चन हैं वो सब चर्चा करेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं। और हाँ, आपने अगर हाफ ईयरली वीडियो नहीं देखा है करंट अफेयर्स का, देखना ज़रूर। 600 क्वेश्चन है इस साल के अब तक के तमाम। ठीक है, शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन मेरे बगल में देख रहे हैं आप, नीति आयोग की रिपोर्ट राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, उसको इंग्लिश में कहेंगे नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, उसके अनुसार वर्ष 2015-16 से 2019-21 के बीच में कितने लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। भारत की बात हो रही है। आंसर का इसका 13.5 करोड़ लोग, 13.5 करोड़ लोग। ये नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी की है और न्यूज़ देख रहे हैं द हिंदू में। एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। ये है उसका कवर पेज और इस रिपोर्ट का नाम क्या है, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स अ प्रोग्रेस रिव्यू 2023। सवाल है नीति आयोग ने किसके सहयोग से ये रिपोर्ट तैयार की है। तो यूएनडीपी, ये देख रहे हैं आप यहाँ पर यूएनडीपी, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। और ओपीएचआई यहाँ वाला, ये जो है ना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, उसकी एक इकाई है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ठीक है, तो उसी की ओर से जारी किया गया है। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने इस रिपोर्ट को 17 जुलाई को लॉन्च किया, जारी किया। और ये इंडेक्स राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी NHFS 2019-21 पर आधारित है। ठीक है, तो अब डेटा पर चर्चा कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आते हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, तो ये कुछ डेटा आप देख रहे हैं। बहुआयामी गरीबी क्या होता है उसके बारे में भी आगे बताएंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि 2015-16 में जो देश में मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी थी, गरीबी थी, वो 24.85% थी टोटल आबादी का। और 2019-21 में 14.96% है, मतलब लगभग 15% के आसपास। ठीक है, और पॉवर्टी से निकले हैं 13.5 करोड़ लोग जो गरीबी में जी रहे थे, मल्टी डायमेंशनल गरीबी में। ठीक है, तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। उनका ये कहना है कि सरकारी योजनाओं की इम्प्लीमेंटेशन की वजह से गरीबी में कमी संभव हुआ है। हालांकि वो एक और बात कह रहे हैं कि कोरोना संकट का गरीबी पर बहुत ज़्यादा असर नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारी जो न्यूज़ रिपोर्ट्स आती रही हैं उसमें कोरोना संकट को गरीबी से जोड़कर देखा जाता रहा है, लेकिन इनका कहना है कि कोई असर नहीं हुआ है। ठीक है, अब सवाल ये है कि बहुआयामी गरीबी यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या है। दरअसल देखिए, अधिकांश देशों में, भारत में भी कई बार ये गरीबी को धन की कमी के रूप में परिभाषित करते हैं। ठीक है, रुपए से। लेकिन इसके बावजूद गरीब जो है ना वो अपने अनुभव को उससे ज़्यादा व्यापक मानते हैं, मतलब कि बहुआयामी गरीबी कई तरीके की चीज़। तो इसे राष्ट्रीय MPI यानी नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से तय किया जाता है। और इसमें कई सारी कैटेगरी हैं जो देख रहे हैं आप। मुख्य तौर पर 3 कैटेगरी देखा जाता है, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और इसके टोटल हो जाते हैं 12 इस तरह के। ये है संकेतक यानी इंडिकेटर, इसी के आधार पर यह तय किया जाता है। कौन कौन से इंडिकेटर हैं, तो पोषण, न्यूट्रिशन। दूसरा है बाल और किशोर मृत्यु दर। तीसरा है मैटरनल हेल्थ, मतलब मातृ स्वास्थ्य। चौथा है ईयर ऑफ स्कूलिंग, मतलब बच्चे जो हैं किस वर्ष में स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, स्कूलिंग का ईयर क्या है। स्कूल अटेंडेंस, स्कूल में कितनी उपस्थिति है। कुकिंग फ्यूल यानी रसोई गैस। सैनिटेशन यानी स्वच्छता। ड्रिंकिंग वाटर यानी पेयजल। हाउसिंग मतलब आवास हो गया। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। एसेट यानी घर, संपत्ति, परिसंपत्ति ये। और बैंक अकाउंट यानी बैंक खाते। तो गरीबी की जो परिभाषा अब है ना, जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी यानी बहुआयामी गरीबी, वो इन सब चीज़ों को देखकर किया जाता है, परिभाषित किया जाता है। ओके, और इनमें से अगर 1/3 संकेतक में अगर कोई व्यक्ति खराब प्रदर्शन कर रहा है तो उसको बहुआयामी गरीबी यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में माना जाता है।
ठीक है। तो सरकार का ये कहना है और नीति आयोग का ये कहना है कि इन 12 संकेतकों में काफ़ी सुधार हुआ है। ओके, और इसी वजह से देश में 13.5 करोड़ बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं लोग। ठीक है, तो न्यूज़ भी आपने देख ही लिया कि नीति आयोग ये क्लेम कर रहा है। ओके, तो ये सब बातें हैं इम्पॉर्टेंट। अच्छा, कुछ और बातें कि गरीबी में सबसे ज़्यादा गिरावट ग्रामीण इलाकों में दर्ज की गई है। ग्रामीण इलाके में जो गरीबी थी 15-16 में 32.6%, वो अब 2019-21 में 19.3% रह गई है गरीबी। शहरी क्षेत्रों में भी गरीबी की संख्या में कमी आई है। तो टोटल आबादी गरीबों की शहरी आबादी वो 8.65% थी कब 15-16 में। ओके, और 19-21 में ये 5.27% रह गई है। ऐसा इस नीति आयोग की जो रिपोर्ट है उसका कहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार सबसे ज़्यादा गरीबी किस राज्य में कम हुई है? यहाँ पर कमी की बात की जा रही है। आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कमी देखी गई है। तकरीबन 3.43 करोड़ लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं। कितना? 3 करोड़ 43 लाख लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, बहुआयामी गरीबी से। ऐसा कहना है किसका? नीति आयोग की इस रिपोर्ट का। इसके बाद स्थान बिहार, मध्य प्रदेश का आता है, फिर ओडिशा, राजस्थान में भी अच्छी गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है? सबसे ज़्यादा गरीबी कम होने के मामले में। अगला जो क्वेश्चन लेते हैं उसमें यह होगा कि आबादी के अनुपात में सबसे ज़्यादा गरीबी किस राज्य में है? तो क्वेश्चन इस तरह से होगा, नीति आयोग की रिपोर्ट नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार किस राज्य में आबादी के अनुपात में सबसे ज़्यादा गरीबी है? आंसर का इसका बिहार। बिहार में आबादी के अनुपात में सबसे ज़्यादा गरीबी है। अगर टॉप 10 राज्य देखेंगे जहां पर उस राज्य की आबादी के अनुसार कितने परसेंट जो है ना वो गरीब हैं, तो ये कुछ टॉप 10 राज्यों की लिस्ट आप देख रहे हैं। तो बिहार में इस वक्त का मतलब कि 2019-21 उस रिपोर्ट के अनुसार, नीति आयोग की इस रिपोर्ट के अनुसार, तो ये 33.76% गरीब हैं टोटल आबादी का। उसके बाद स्थान आता है झारखंड का 28.81%। फिर मेघालय का स्थान आता है। यहाँ पर संख्या की बात नहीं हो रही है, आबादी का परसेंट की बात हो रही है। ठीक है, 27.79% मेघालय है। उत्तर प्रदेश में 22.93%, मध्य प्रदेश में 20.63% बहुआयामी गरीबी में है इतने लोग। असम में 19.35%, छत्तीसगढ़ में 16.37% है, उड़ीसा में 15.68%, नागालैंड, उसके बाद फिर राजस्थान का स्थान आता है। तो एक तो ये जो डेटा है टॉप 5 वो ध्यान में रखना है आपको, और आप जिस राज्य में हैं उससे रिलेटेड कंटेंट आप जो परसेंट है वो ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात रही। अच्छा, इसमें एक और आंकड़ा देख रहे होंगे, ये वाला हल्का ब्लू, तो वो 15-16 का आंकड़ा है और ये 19-21 का आंकड़ा है। ठीक है, और किस तरह से कमी देखी गई है तो वो ये देख रहे हैं, जो ग्रीन से लेकर आगे कलर बदलता गया है और रेड तक चला गया है। ग्रीन का मतलब कम गरीबी है और रेड का मतलब है कि ज़्यादा गरीबी है। ठीक है, तो ये 2015-16 में जो देख रहे हैं आप, इन राज्यों में ज़्यादा गरीबी थी और फिर धीरे धीरे कुछ कमी आई है और अभी भी हालांकि हल्का रेड में बिहार है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और हाँ, जो भी मैं बता रहा हूँ उसका PDF अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना। और एक मेंबरशिप प्लान है, बहुत मामूली सी रकम है और इसके ज़रिए आपको अगले 1 साल तक PDF मिलेगा, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली। और वो कई तरह के PDF होते हैं, 1 लाइनर, MCQ विद नोट्स, और साथ में इतने तरह के टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल हैं। और कई तरह के टेस्ट सीरीज़ हैं, मतलब BPSC का जो टीचर का एग्जामिनेशन बिहार का बहुत बड़ी भर्ती है, उसके टेस्ट सीरीज़ आ चुके हैं, सभी तरह के अलग अलग पेपर के भी, और लगातार उसमें शामिल होते जा रहे हैं। और बाकी एग्जामिनेशन के, चाहे वो UPSC हो, BPSC हो, UPPSC हो, SSC के तमाम एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं। झारखंड का जो CGL एग्जामिनेशन है उसके भी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हो चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 18 जुलाई को। और थीम क्या है इस बार की? जलवायु, भोजन और एकजुटता। क्या है? क्लाइमेट, फूड एंड सॉलिडेरिटी। ठीक है, तो ये है इस बार की थीम।
तो नेल्सन मंडेला, इनको रंग भेद को लेकर लड़ाई लड़ने में बड़ी लंबी लड़ाई लड़ने के लिए जाना जाता है, और उस अभियान के वजह से 27 साल तक वो जेल में रहे। दक्षिण अफ्रीका के लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित होने वाले पहले अश्वेत राष्ट्रपति ये थे। इनका जन्म हुआ था 18 जुलाई 1918 को, और इसीलिए 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस की ओर से। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी का निधन हो गया 18 जुलाई 2023 को? आंसर होगा केरल। केरल के 2 बार के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर लीडर थे, 79 ईयर के थे। कब से कब तक वो केरल में मुख्यमंत्री रहे? 2004 से 6 और 2011 से 16 तक वो केरल के मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया था उन्होंने। ओमान चांडी ने 12 बार उन्होंने विधानसभा का चुनाव जीता था, वो एक रिकॉर्ड भी बना था। केरल की बात कर रहे हैं, अभी कौन है चीफ मिनिस्टर? पी.वी. जैन है। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट ये जुलाई 2023 में आयोजित हुआ है? आंसर होगा मंगोलिया। ठीक है, कब से कब तक? 17 जुलाई से 31 जुलाई तक ये चलेगा। कहाँ पर चलेगा? तो मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में। ठीक है, तो ये इस तरह से पूरी टीम गई है वहाँ पर, और इसमें भारतीय सेना के 43 जवानों की टुकड़ी ने हिस्सा लिया वहाँ पर। ठीक है, ये संयुक्त अभ्यास का 15वां ये संस्करण है। ठीक है, तो मंगोलिया में हो रहा है, एक बार मंगोलिया भी देख लेते हैं कहाँ पर है ये। तो चलते हैं वहाँ। ये रहा अपना प्यारा भारत, और अब मंगोलिया चलते हैं। यहाँ पर ये वाला जो देख रहे हैं आप, ये है मंगोलिया। ये लैंड लॉक्ड कंट्री है, मतलब इसकी जो सीमा है वो हर तरफ से ज़मीन से घिरी है किसी न किसी देश से, इसलिए इसको लैंड लॉक्ड कंट्री कहते हैं। राजधानी क्या है? उलान बटोर। राष्ट्रपति कौन है? तो उखनागिन खुरेल सुख। मुद्रा है टोग्रोग। ठीक है, पड़ोसी देश इसके कौन कौन से हैं? इधर चाइना है और इधर रशिया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व सर्प दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 16 जुलाई को सर्प दिवस है। उद्देश्य ये है कि सांपों के प्रति जो अविश्वास है, अंधविश्वास है, और इकोसिस्टम में जो सांप का महत्व है उसको लेकर जागरूकता फैलाना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एशियाई एथलेटिक्स एसोसिएशन यानी AAA के बेस्ट एशियन अंडर 20 मेल एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? आंसर होगा सेल्वा प्रभु तिरुमरन। ठीक है, वो भारतीय ट्रिपल जंपर हैं, और एशियाई एथलेटिक्स एसोसिएशन ने उनको ये अवार्ड दिया है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट का ये अवार्ड दिया है। ठीक है, बैंकॉक में ये अवार्ड दिया गया 10 जुलाई को इनको। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, चांगवोन में आयोजित ISSF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप जो निशानेबाजी की है, उसमें अभिनव साव और गौतम भनोट की भारतीय जोड़ी ने कौन सा मेडल जीता है? आंसर होगा गोल्ड मेडल। इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता है इनकी जोड़ी ने। 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इस कैटेगरी में। ये चांगवोन जो है ना वो दक्षिण कोरिया में है, तो वहीं पर ये आयोजित किया गया है जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप। उसमें 90 भारतीय निशानेबाज हिस्सा ले रहे हैं, अभी चल रहा है वहाँ। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, चांगवोन में आयोजित ISSF वर्ल्ड जूनियर निशानेबाजी चैंपियनशिप 2023 में शुभम बिस्ला ने कौन सा मेडल जीता है? शुभम बिस्ला, आंसर गोल्ड मेडल। इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष श्रेणी में गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने। अगला क्वेश्चन, चांगवोन में आयोजित ISSF वर्ल्ड जूनियर निशानेबाजी चैंपियनशिप 2023 में सैन याम उन्होंने कौन सा मेडल जीता है? इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीते हैं। तो अब तक 3 गोल्ड मेडल इंडिया ने जीते हैं, उसमें धीरे धीरे और ये संख्या हो सकती है बढ़ेगी, तो इन तीनों के बारे में आपने जाना। तो इन्होंने तो 10 मीटर एयर पिस्टल वुमेंस श्रेणी में गोल्ड मेडल जीता है। और अब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेते हैं, मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन से पहली बार रॉकेट किस देश में लॉन्च किया गया? सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा गया इसे। आंसर होगा चाइना। ठीक है, न्यूज़ भी देख रहे हैं आप, ये दुनिया के लिए एक अचरज सी बात है, और अमेरिका, भारत और सहित कई सारे देश
मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन वाले रॉकेट को स्पेस में लॉन्च करने के लिए काम कर रहे थे। अमेरिका का जो स्पेस एक्स कंपनी है, अमेरिकी कंपनी है, वो ये काम कर रही थी। इंडिया में इसरो ये काम कर रहा था, लेकिन चीन की एक प्राइवेट कंपनी है, उसी ने फतह हासिल किया। चूँकि इसमें मीथेन है, इसलिए इसको कह सकते हैं आप गोबर गैस से भी मीथेन ही निकलता है। तो ये मीथेन से ये लॉन्च किया गया है। मीथेन इम्पॉर्टेंट है। तो ये देख रहे हैं आप फोटोग्राफ, ये लॉन्चिंग के समय का है। और रॉकेट का नाम क्या है? रॉकेट का नाम है जुक्यू-2। क्या नाम है? जुक्यू-2। और ये चीन की एक प्राइवेट कंपनी है लैंड स्पेस, उसी ने बनाया है और उसी ने इसको लॉन्च किया है। चीन में ज्यूक्वाना सैटेलाइट सेंटर है, वहीं से इस रॉकेट को लॉन्च किया गया है। तो आपके मन में सवाल हो सकता है, लिक्विड मीथेन और लिक्विड ऑक्सीजन फ्यूल जो है ना, वो उससे रॉकेट उड़ा तो इतनी क्यों चर्चा है? मीथेन मतलब क्या हुआ है? CH4। आम भाषा में कहें तो गोबर गैस से, नाले से मीथेन गैस निकलती है। इसके अलावा केमिकली भी या प्रयोगशाला में भी इसको बनाया जा सकता है। तो इसी के लिक्विड फॉर्म से मीथेन के उसका इस्तेमाल करके चीन ने अपने रॉकेट को स्पेस में भेजा है। और ख़ास बात है कि मीथेन को स्पेस में भी यानी अंतरिक्ष में भी पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके बनाया जा सकता है। तो अंतरिक्ष में आप कहेंगे पानी और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आएगा? वहाँ तो अंतरिक्ष है, गैस है नहीं। तो वहाँ क्या किया जाएगा? यहीं से पानी और कार्बन डाइऑक्साइड ले जाया गया और वहाँ पर बना लिया गया। ठीक है। और मान लीजिए जैसे चाँद है, चाँद के वहाँ के जो वाटर जो आइस फॉर्म में है, उसको ढूंढ के और फिर कार्बन डाइऑक्साइड का इंतज़ाम करके और तब उसको भी मीथेन बनाया जा सकता है। तो ये आगे आने वाले वक्त में हमारे लिए बहुत काम आएगा, इसलिए इसको लेकर काफ़ी जोर है, काफ़ी चर्चा है। मीथेन का घनत्व जो है ना और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही ज़्यादा होता है, तो इसलिए इसे बहुत ज़्यादा ठंडा करके रखना ज़रूरी नहीं होता है। आमतौर पर जो रॉकेट भेजे जाते हैं उसमें सॉलिड फ्यूल होता है, इसका लिक्विड फ्यूल के तौर पर हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि चंद्रयान 3 के लिए जो रॉकेट LVM-3 लॉन्च किया गया, उसमें क्या था, दो तो सॉलिड बूस्टर थे, सॉलिड ईंधन वाले, और एक बीच में एक स्टेज था जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन था और उसके ऊपर क्रायोजेनिक इंजन लगा हुआ था। तो उसमें क्या है कि हाइड्रोजन को एकदम बहुत ज़्यादा ठंडा करके रखना पड़ता है, और उससे क्या हो, उसका जो पूरा जो चैम्बर है उसको बहुत ही मजबूत बनाना पड़ता है और उसके टूटने का, फटने का ख़तरा रहता है। लेकिन यहाँ क्या है ना, यहाँ जो मीथेन है, चूँकि उसका घनत्व और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही ज़्यादा है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा ठंडा करके रखने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसकी वजह से रॉकेट का कंटेनर टूटने का ख़तरा भी बहुत कम होता है। और चूँकि आप अंतरिक्ष में भी बना सकते हैं इसको, तो ऐसे में अंतरिक्ष में भी रीयूज़ करते हुए रॉकेट को दूर तक भेजा जा सकता है, उसका काम किया जा सकता है। ठीक है। और आपको बताऊं कि भारत भी लिक्विड मीथेन, लिक्विड ऑक्सीजन फ्यूल से उड़ने वाले रॉकेट पर काम कर रहा है, ऑलरेडी काम कर रहा है। ठीक है, न्यूज़ भी देख रहे हैं आप। यह हालांकि 2022 की खबर है, लेकिन इसरो इस पर काम पे लगा हुआ है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। दोस्तों अब विराम देते हैं, कल मिलेंगे फिर से ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ। ओके, और पसंद आया हो लाइक बटन जरूर दबाना, और जिन लोगों ने शेयर नहीं किया है तो ज़रूर शेयर कर दें अपने दोस्तों को। बाय।